लास्ट क्लासेस में हमने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो परटर्ब्ड पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन होगा इट नॉट डिपेंड ऑन टाइम, एच डैश इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। तो आपकी कौन सी थ्योरी हो गई? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी हो गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उस टाइम इंडिपेंडेंट थ्योरी के दो केसेस मैंने बनाए थे। वन इज द डीजरनेट केस एंड सेकंड इज द नॉन डीजरनेट। एक तो हमने बात की थी डीजरनेट केस और एक बात की थी नॉन डीजरनेट केस। तो नॉन डीजरनेट केस हमारा पूरा हो चुका था और अब हम मूव करते हैं डीजरनेट केस की तरफ। ओके, देखो बेटा, हमारा पूरा डिस्कशन क्या था। हमने स्टार्ट की थी अपनी जो थ्योरी है दैट इज द परटर्बेशन थ्योरी। और परटर्बेशन थ्योरी मैंने कहा था उन सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल है जो सिस्टम आपके आइडियल सिस्टम से हल्के से स्लाइटली जो है वो डेविएटेड है, या जिन सिस्टम के लिए मैं टोटल हैमिल्टोनियन लिख सकता हूं, हैमिल्टोनियन ऑफ द आइडियल सिस्टम प्लस हैमिल्टोनियन ड्यू टू द परटर्बेशन। दिस इज द हैमिल्टोनियन ड्यू टू द परटर्बेशन। आफ्टर दैट मैंने आपको ये बताया कि अगर ये आपका जो परटर्ब्ड पार्ट एच डैश है, ये अगर टाइम का फंक्शन नहीं है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी तो थ्योरी बन गई थी टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी। लेकिन अगर ये हमारा एच डैश है, ये अगर टाइम पर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड ऑन द टाइम, देन वो थ्योरी हमारी बन जाती है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है, इसके भी आपके दो पार्ट्स बन जाते हैं। वन इज द इन केस ऑफ नॉन डीजरनेट थ्योरी एंड सेकंड इज डीजनरेट थ्योरी। ठीक है, तो एक तो नॉन डीजरनेट थ्योरी एंड वन इज द डीजरनेट थ्योरी। अब आपकी नॉन डीजरनेट का क्या मतलब बताया था और डीजरनेट का क्या मतलब बताया था उसकी बात करते हैं। मैंने कहा था कि अगर हर एक स्टेट के लिए आपका अलग आपकी आइगन वैल्यू हो, मतलब psi1 अगर मान लो कोई स्टेट है, आइगन स्टेट है, इसकी एनर्जी मान लो आपके पास E1 है, psi2 स्टेट है उसकी एनर्जी E2 है, psi3 स्टेट है इसकी एनर्जी क्या है? E3 है। each eigen states या each eigen function have different eigen values। अगर ऐसा हो तो द केस इज सेड टू बी नॉन डीजरनेट केस। क्या बताया? each eigen function having different eigen value then the case is said to be non डीजरनेट थ्योरी। और अपने पिछले 3 क्लासेस में इसकी सारी डेरिवेशंस कर चुके हैं। नाउ द केस इज सेड टू बी डीजरनेट थ्योरी। इस केसेस में क्या होगा? मोर देन वन आइगन फंक्शन हैविंग द सेम आइगन वैल्यू। मोर देन वन आइगन फंक्शन having same eigenvalue, then the case is said to be degenerate theory। इस केस में अगर हम बात करें कि मैं कहूं कि आपके पास दो स्टेट्स हैं psi1 psi2, मतलब ये अलग अलग स्टेट्स हैं, दिस इज psi1 दिस इज psi2, और इन दोनों ही स्टेट्स की जो एनर्जी है वो आपकी E है। तो मोर देन वन स्टेट्स आपकी दो आइगन फंक्शंस की सेम आइगन वैल्यू हो गई, देन दिस केस इज सेड टू बी डीजरनेट थ्योरी। ओके, तो पिछली केस थी नॉन डीजरनेट थ्योरी, नाउ दिस केस इज द डीजरनेट थ्योरी। हम अगर आपको उदाहरण दें कि सर हम कैसे कब कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल हो,
देखो पार्टिकल इन बॉक्स है, वन डायमेंशनल में कोई पार्टिकल इन बॉक्स है, आपने आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो उस वो एक नॉन डिजर्नेट सिस्टम है जिनमें हर एक आइगन फंक्शन की अलग आइगन वैल्यूज होती है। लेकिन अगर मैं पार्टिकल इन बॉक्स थ्री डायमेंशनल बॉक्स की बात करूं या मैं एक टू डायमेंशनल बॉक्स की बात करूं, उस टू डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल रख दूं, तो वो केस आपका डिजर्नेट थ्योरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी मोर देन स्टेट्स की सेम एनर्जी हो सकती है। कैसे? हम जैसे जैसे एग्जाम्पल सीखेंगे उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो, नॉन डिजर्नेट थ्योरी जैसे क्या हुआ कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स, और अगर हम डिजर्नेट थ्योरी की बात करें तो पार्टिकल इन 2D एंड 3D बॉक्स। सिमिलरली हार्मोनिक ऑसिलेटर देख लो, हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर 1D की बात करो तो वो आपका केस हो गया नॉन डिजर्नेट। हार्मोनिक ऑसिलेटर ये क्या केस हो गया बेटा आपका नॉन डिजर्नेट का, इन वन डायमेंशनल, इन 1D। और अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2D एंड 3D, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ डिजर्नेट थ्योरी। यहां पर ऐसे सिस्टम में अगर हम परटर्बेशन कर देंगे तो हम वो डिजर्नेट थ्योरी के तहत उसको सोल्व करेंगे। अगर ऐसे सिस्टम में हम परटर्बेशन कर देंगे तो वो नॉन डिजर्नेट थ्योरी के तहत हम आपका एक्सप्लेन करेंगे। आप एक एग्जांपल अगर आपने पढ़ा हो कभी, एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, दिस हाइड्रोजन एटम इज आल्सो अंडर द डिजर्नेट थ्योरी। ये भी हम डिजर्नेट थ्योरी के तहत पढ़ सकते हैं। कैसे बेटा? आप इसको मैं समझाता हूं, देखो प्लीज समझे। हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो बेटा क्या होता है, -13.6 अपॉन अपन एन स्क्वायर पढ़ते हैं, ओके, उस जेड स्क्वायर करके भी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उस तरीके से मैं कुछ जर्नल एक्सप्रेशन आपका लिख दिया किसका, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली डिपेंड ऑन एन, द वैल्यू ऑफ एन। बट अगर हम हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन की बात करें तो वो वेव फंक्शन एन पर भी डिपेंड करता है, एल पर भी डिपेंड करता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन पर भी डिपेंड करता है। तो हर चीज पर डिपेंड करता है आपका साइन। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 करूं तो आप जानते हो बेटा एल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। एल की वैल्यू हमेशा एन से एक कम से स्टार्ट होगी। द वैल्यू ऑफ लाइट एल इज फ्रॉम, कहां से बेटा, 0 टू n-1। ओके, ये आपके मैं क्वांटम नंबर बता रहा हूं। क्वांटम नंबर आप फिलहाल एटॉमिक वगैरह में भी पढ़ रहे होंगे। क्वांटम नंबर होते क्या है, अगर मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताऊं। क्वांटम नंबर गिव्स द एड्रेस टू द इलेक्ट्रॉन। जिस तरीके से आपका एड्रेस मैं बताऊं या मैं मेरा एड्रेस बताता हूं, फिलहाल मैं इस अर्थ पर रहता हूं, ठीक है, और अर्थ के एशिया में रहता हूं, एशिया के मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया के हरियाणा में रहता हूं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहता हूं, महेंद्रगढ़ के छाजूपुरम कॉलोनी में रहता हूं, छाजूपुर कॉलोनी से हाउस नंबर 479 में रहता हूं, और अब मैं रूम नंबर 1 में हूं। तो दिस इज माई एड्रेस। इन द सिमिलर वे क्वांटम नंबर आल्सो गिव एड्रेस टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो अगर n की बात करूं, n, तो n आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें क्या देता है बेटा, कि किस ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट के अंदर है। n की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो किस में है, 2 है तो किस में है, किस सेल में है, ऑर्बिट में किस सेल के अंदर। सेल आपकी के है, एल है, एम है, एन है, किस सेल के अंदर है, वहां से हमें किससे पता लगे बेटा, आपकी एन की वैल्यू। फिर एन के बाद आता है एल।
एल में हमें पता लगेगा किस ऑर्बिट में, एस ऑर्बिटल में है, पी में है, डी में है, एफ में है, किस ऑर्बिट में है वो हमें एल से पता लगेगा। और उसके बाद आती है उसकी स्पिन क्या है, उस ऑर्बिट में वो किस स्पिन में है, अप स्पिन है, डाउन स्पिन है, किस स्पिन में है। तो हमें पता लगा, अगर मैं कभी कह दूं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू आपकी हाफ है, प्लस हाफ है या हाफ है, तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। तो एन की वैल्यू 3 मतलब तीसरी तो सेल में है, ये तीसरी सेल में है इसमें, और इस सेल के अंदर L इज इक्वल टू 2। L2 किसके लिए होता है बेटा, डी सब सेल के लिए होता है। ये डी सब सेल में है और उस डी सब सेल में ये आपकी हाफ स्पिन के साथ मौजूद है। तो मैंने उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बता दिया। तो NLS और ML भी होता है, MS भी होता है, ये कभी डिटेल से बात करते हैं, आपके एटॉमिक में ज्यादा इन चीजों को पढ़ा जाता है। तो NLMS दीज आर द क्वांटम नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और क्वांटम नंबर्स गिव्स द एड्रेस टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा अगर मैं बात करूं 1 मिनट के लिए, देखना जरा, तो मैंने कहा कि स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो हमारी N, L और S से डिटरमाइन होती है, ठीक है। या मोर सिंप्लीफाइड में अगर बात करूं कि मान लो स्टेट आपकी किस पे डिपेंड करती है, से स्टेट इज, इस तरीके से डिनोट करता हूं, N L, दिस इज द स्टेट, ठीक है। ये स्टेट आप रिप्रेजेंट की N और L से। सपोज करो N की वैल्यू 1 है, तो N की वैल्यू 1 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, तो स्टेट हमारी हो गई 1 एंड 0। और इस स्टेट के कोरस्पोंडिंग एनर्जी कितनी आ गई बेटा, एनर्जी इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी एनर्जी आ चुकी इस स्टेट के कोरस्पोंडिंग। इन द सिमिलर वे अगर n इज इक्वल टू 2 की बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 में L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसका मतलब नाउ द स्टेट इज 2 1 एंड स्टेट इज 2 0, बिकॉज L की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है और L की वैल्यू भी 1 भी हो सकती है, तो दोनों आपकी स्टेट्स हो गई। अब अगर दोनों स्टेट्स हो गई तो अगर हम एनर्जी निकालें, बट एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन n, तो एनर्जी दोनों केसेस में कितनी होगी, -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, दोनों केसेस में आपकी एनर्जी सेम हो गई। तो ये कैसा केस आ गया, दो आइगन स्टेट्स हैं अलग अलग, बट दोनों आइगन स्टेट्स की जो एनर्जी है आपकी वो क्या है बेटा, सेम है। तो दिस इज द डीजेनरेट केस, दिस इज द डीजेनरेट केस, कि आपकी जो फर्स्ट स्टेट एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 2 इज द डीजेनरेट केस। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 3 और इसकी डिजर्नेसी कितनी है बेटा, दो स्टेट की एक एनर्जी आ रही है तो 2 फोल्ड डिजर्नेसी, 2 फोल्ड। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो n इज इक्वल टू 3 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, तो आपकी स्टेट्स क्या हो गई, 3 2 3 1 एंड 3 0। और इन तीनों स्टेट्स के लिए अगर एनर्जी की बात करूं तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक डिजर्नेट केस होगा कि तीन स्टेट की सेम एनर्जी आ रही है। और कितनी फोल्ड डिजर्नेसी, 1 2 और 3, दिस इज द 3 फोल्ड डिजर्नेस केस। इसकी जो डिजर्नेसी है वो कितनी है, 3 फोल्ड। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करूं, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, यस, ग्राउंड स्टेट में एक वेव फंक्शन के कोरस्पोंडिंग एक ही आइगन वैल्यू है, तो दिस इज नॉन डिजर्नेट केस। तो क्वेश्चन समझिएगा, कभी मैं ये कहूं कि मैंने एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो आप ये बताइए, क्या बताइए कि ग्राउंड स्टेट में आपके एनर्जी में और वेव फंक्शन में क्या क्या बदलाव आए। तो मैंने एनर्जी कहां अप्लाई की है बेटा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई की है मैंने, ग्राउंड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, नॉन डिजर्नेट, तो कौन सी थ्योरी लगेगी बेटा यहाँ पर, नॉन डिजर्नेट थ्योरी लगेगी। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि आप मेरे को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसमें या सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप बताइए कि क्या क्या बदलाव आए, तो सेकंड और थर्ड आपकी जो भी एक्साइटेड स्टेट है
दीज आर द डीजर्नेट केस। यहां पर आपकी थ्योरी कौन सी लगेगी? डीजर्नेट थ्योरी लगेगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस थ्योरी को आप कब लगाओगे। अगर स्टेट्स नॉन डीजर्नेट है तो वी अप्लाई द नॉन डीजर्नेसी थ्योरम। अगर द स्टेट्स आर आपकी क्या कहते हैं डीजर्नेट है तो थ्योरी लगेगी डीजर्नेट थ्योरी। अब डीजर्नेट थ्योरी कैसे लगती है वो मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। यहां हम डिस्कशन में आपको इतना बताना चाह रहे थे कि आपको पता लग जाए कि नॉन डीजर्नेट क्या है एंड डीजर्नेट क्या है। ओके, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आप बताना बेटा मैं कौन सी थ्योरी लगाऊं। ए perturbation is applied on hydrogen atom। कुछ भी perturbation अप्लाई की, ठीक है, ये perturbation के बाद में H डैश लगा देता हूं, is applied on a hydrogen atom। Find the eigenvalue and eigenfunction for ground state। for ground state तो बताइए जी ग्राउंड स्टेट के लिए कौन सी थ्योरी लगाएंगे? ग्राउंड स्टेट आपकी नॉन डीजर्नेट है, तो यहां पर क्या लगेगी? नॉन डीजर्नेटिक नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। अगर कोई पूछ ले फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नाउ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डीजनरेट, तो यहां कौन सी थ्योरी लगेगी? डीजर्नेटिक परटर्बेशन थ्योरी। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी आप कब लगाओगे। अब आपने नॉन डीजर्नेट के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन निकाल लिए, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन आइगन फंक्शन निकाल लिए, आइगन वैल्यूज निकाल लिए, सब कुछ निकाल लिया आपने वहां पर। इन द सिमिलर केस अब हम डीजर्नेट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे कि अगर आपकी स्टेट्स जो है वो डीजर्नेट है, देन हाउ वी अप्लाई दिस परटर्बेशन थ्योरी एंड हाउ वी फाइंड दिस द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन for that type of system। क्लियर? तो अब हम वो निकालना हमारा मोटिव बन चुका है कि इस केस ऑफ डीजर्नेट परटर्बेशन थ्योरी आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। बेटा सबसे पहले मैं इस पूरे डिस्कशन में आपको बताना चाहता था नॉन डीजर्नेट केस और डीजर्नेट केस कब कब अप्लाई होगा। when the states are non degenerate we apply the non degenerate perturbation theory, when the states are degenerate we use the degenerate perturbation theory। तो जब भी हमारे पास अब आज की बाद क्लास में हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, मैं कभी हाइड्रोजन एटम लेके आऊंगा, कभी हीलियम एटम लेके आऊंगा, कभी मैं स्टार्क इफेक्ट देखूंगा, कभी कुछ देखूंगा। तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कि जब मैं परटर्बेशन लगा रहा हूं जिस स्टेट में, वो आपकी डीजर्नेट है या नॉन डीजर्नेट, कौन सी थ्योरी उस पर लगेगी, और फिर मैं उस थ्योरी के अनुसार जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का यूज करूंगा। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूं। Okay, now let's study the topic time independent perturbation theory। और केस क्या बेटा आपका? डी जनरेट केस, डीजर्नेट केस। ओके, स्टेट्स आर डीजर्नेटेड। चलो करते हैं बहुत अच्छे से। हम अज्यूम करते हैं बेटा लेट साई अल्फा या साई नोट अल्फा and psi naught beta are the two eigenfunction of unperturbed system ठीक है, और आइडियल सिस्टम।
having same eigenvalue, same eigenvalue से E नॉट, दोनों की आइगन वैल्यूज आपके पास क्या बेटा, सेम। इसका मतलब आप समझ गए ना बेटा, हम कौन सी केस स्टडी कर रहे हैं, डिजर्नेट केस स्टडी कर रहे हैं। हम 2 स्टेट की जगह 4 स्टेट भी ले सकते हैं, 10 स्टेट भी ले सकते हैं जिसकी सेम एनर्जी हो, लेकिन मैं 2 के लिए केस ड्राइव कर देता हूं, फिर मैं एक जनरल रूल ड्राइव करता हूं। ओके, मतलब अगर H नोट हमारा क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ आइडियल सिस्टम, तो आपकी क्या स्टेट बनेगी बेटा, H नोट को जब मैं साई अल्फा नोट पर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, इसकी आइगन वैल्यू कितनी बताई है मैंने, E नॉट, एंड दिस इज साई अल्फा नोट। इन द सिमिलर वे अगर मैं H नोट को लगाऊं किस पर, साई नोट बीटा पे लगाऊं, तो अगेन वी गेट द सेम वैल्यू, दैट इज बीटा नोट। इसका मतलब ये आपका कैसा केस हो गया, डिजर्नेट केस हो गया। दोनों स्टेट्स में वी हैव 2 स्टेट्स, one is the psi alpha naught and second is the psi beta naught, both states, और इन दोनों स्टेट्स की जो एनर्जीज हैं, the energy of the both state is E naught, so this case is a Dirac case। क्लियर, यहां तक डाटा क्लियर है बेटा। अब आपको एक बात पता है बहुत अच्छे से कि क्वांटम मैकेनिक्स में मैं नहीं बता सकता कि अगर एक पार्टिकल है और आपके पास 2 स्टेट्स हैं, तो पार्टिकल इस स्टेट में रहेगा या इस स्टेट में रहेगा। द रिजल्टेंट स्टेट इज द सुपरपोजिशन ऑफ बोथ द स्टेट्स। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, this is the one of the postulate, क्या, the eigen function या eigen state of unperturbed system say psi 0 is equal to the superposition of both states, that is the alpha psi alpha naught plus beta psi beta naught. So this is the eigen function of this ideal system। उसका नेट आइगन फंक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत। मैंने बताया था बेटा कि अगर आपके पास 2 स्टेट्स हैं, अगर आपके पास 100 स्टेट्स हैं, तो टोटल सिस्टम का आपने वेव फंक्शन कैसे लिखा था बेटा, द सुपरपोजिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली पार्टिकल किस स्टेट में है, वो नीचे भी रह सकता है, वो ऊपर भी रह सकता है, उसकी आधी प्रोबेबिलिटी नीचे है, आधी प्रोबेबिलिटी ऊपर है। So the eigen function of this unperturbed system is denoted by this psi naught। Clear? So H naught को इस psi naught पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो I get एनर्जी क्या मिलती है बेटा, दोनों समय में बताना, E naught and this is the psi naught। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर आइडियल सिस्टम या फिर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। अभी मैंने किसी प्रकार की कोई पर्टर्बेशन लगाई नहीं है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। क्लियर? नाउ लेट्स अप्लाई H dash perturbation। अब मैं H dash perturbation लगाता हूं, तो अगर H dash perturbation लगाओगे तो द हैमिल्टोनियन बिकम हैमिल्टोनियन ऑफ आइडियल सिस्टम into G of that H dash, where G is less than 1 and greater than 0, जैसा हम पहले डिस्कस करते थे। क्लियर? एंड द न्यू स्टेट इज psi। ये psi आपकी अब क्या बन गई है, नई स्टेट बन गई। दिस psi इज द क्या, आइगन फंक्शन ऑफ कैसा, परटर्ब्ड सिस्टम। यही हमें निकाल के लेके आना है।
और इसकी एनर्जी, सो E इज द आइगन वैल्यू ऑफ क्या बेटा, पर्टर्ब्ड सिस्टम। जैसे ही मैंने परटर्बेशन लगाई, आपकी जो आइगन फंक्शन है साइन बदल गया, आइगन वैल्यू ई में बदल गया। सो आवर न्यू आइगन वैल्यू इक्वेशन इज, सो न्यू आइगन वैल्यू इक्वेशन इज नया सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या है, H, और ये साई पर लग रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है, E एंड साई। अब मुझे निकाल के लेकर आ रहा है इस पूरी थ्योरी में साई और ई को निकाल के लेकर आना है। सो जैसा कि हम पहले करते थे कि साई को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा बताओ, साई ऑफ अनपर्टर्ब्ड प्लस जी इनटू साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस जी स्क्वायर साई ऑफ सेकंड ऑर्डर करेक्शन अप टू सोन। इन द सिमिलर वे हम आइगन वैल्यू एनर्जी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि E ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम G ऑफ E1 G स्क्वायर ऑफ E2। बेटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं इनके बारे में। हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। तो आपकी जो स्टेट है क्या हो जाएगी बेटा, H की जगह पुट क्या कर सकते हैं हम, H नॉट इंटू G H डैश, साई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साई नॉट G साई 1 G स्क्वायर साई 2 अप टू सोन। इन सिमिलरली E में क्या पुट करते हो, E0 G E1 G स्क्वायर E2 अप टू सोन। साई में क्या पुट कर सकते हो, साई 0 G साई 1 G स्क्वायर साई 2 अप टू सोन। जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा का वैसा काम अब की बार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ G की पावर 0, तो बेटा इक्वेशन क्या आएगी, H नॉट साई नॉट इज इक्वल टू E नॉट साई नॉट। दिस इज द इक्वेशन, और ये इक्वेशन हम पहले भी लिखी थी बेटा, देख सकते हो आप। अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ G की पावर 1, तो व्हाट आई गेट, बताओ बेटा क्या मिलेगी, H नोट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, H नोट साई 1, H डैश वाली को फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, H डैश साई नोट इज इक्वल टू E नोट को हम इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, E नोट साई 1, और इस सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, E1 साई 0। एक्चुअली वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, हमें आपकी इक्वेशन मिल चुकी है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने वाली। E1 साई 1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालने वाली। तो एक्चुअली हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी निकालेंगे इस केस में, और उसके लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वी यूज दिस इक्वेशन, ओके, से दिस इक्वेशन इज से इस पूरे केस में इस इक्वेशन को कुछ भी मान लीजिए, so this equation is A, इस A इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई संदेह हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Each term have a meaning, बताओ प्लीज। आगे वो लास्ट पेज करना, लास्ट पेज से इससे पहले वाला, ये सेकंड पेज से। अरे यार, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी बताइए, मैं आगे चलूं क्या? सर फर्स्ट वाला पेज है।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आप नोट करवाने के लिए पेज टिल्ट करवा रहे हो तो वो आप बाद में भी कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क विद मी। बताइए मुझे कोई क्वेश्चन है कि यहाँ तक? नहीं सर, चलो आगे। सो इक्वेशन ए क्या आई? फ्रॉम इक्वेशन ए क्या मिला मुझे इक्वेशन ए से? जरा देखिएगा, एच नोट साई 1 प्लस एच डैश psi naught साई नॉट is equal to E naught psi 1. E नोट ऊपर है शायद, है ना? नोट हाँ जी ऊपर, सर, ओके। E नोट psi 1 साई 1 plus प्लस E1 psi naught. साई नोट। दिस इज द इक्वेशन वी गेट। एक बार साई वाले एक साइड लिखते हैं और साई नोट वाले एक साइड लिखते हैं, तो आई गेट एच नोट साई 1 माइनस ई नोट साई 1 इज इक्वल टू E1 साई नोट प्लस माइनस एच डैश साई नोट। शायद यही मिलेगा। यहां से मैं निकालता हूं एच नोट साई 1 या फिर एच नोट आप कॉमन ले सकते हो, साई 1 दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो एच नोट माइनस ई नोट एंड दिस इज साई 1 इज इक्वल टू E1 माइनस एच डैश एंड साई नॉट। इस तरीके से मैं इक्वेशन को अच्छे से लिख सकता हूं। आई थिंक आपने ये इक्वेशन लिखी होगी। हाँ जी बताइए प्लीज, कोई डाउट यहां तक? अब देखिएगा बेटा, हमने साई नोट को क्या माना था? आप देखिएगा साई नोट हमने क्या माना था? साई नोट इज अल्फा साई अल्फा नोट प्लस बीटा साई बीटा नोट। शायद यही था, प्लीज चेक इट। क्या साई नोट यही था बेटा? हमारी दो स्टेट्स थी अलग अलग, अल्फा एंड बीटा, और उस अल्फा और बीटा का जो सुपर पोजिशन था वो आपका साई नोट था। तो साई नोट इज इक्वल टू अल्फा साई अल्फा नोट प्लस बीटा साई बीटा नोट। क्लियर? हाँ जी बताइए प्लीज, क्या आपने ये लिखा था या नहीं लिखा था? यस सर। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में यूज करते आए, मैंने बताया था बेटा कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो भी टर्म आई है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, और परटर्बेशन इज सो स्मॉल, तो वो आपकी लिखी जाएगी इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो क्या मैं साई 1 को लिखता नहीं था? क्या AM साई M नॉट? बताइए, क्या आप इस तरीके से नहीं लिखते थे क्या बेटा? मैंने बताया था आपको कि हम जो परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, दिस परटर्बेशन थ्योरी इज एप्लीकेबल व्हेन परटर्बेशन इज वेरी स्मॉल, मतलब सिस्टम इज स्लाइटली डेविएट फ्रॉम आइडियल। और अगर सिस्टम स्लाइटली डेविएटेड है तो हम जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म्स है उसको लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ द अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। बताओ बेटा, ये चीज हमने दोनों चीजें को इस्तेमाल पहले कर चुका, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। बताइए बेटा, क्या आपने लिखा था या नहीं लिखा? हाँ जी, हाँ जी सर लिखो। ओके। नाउ इन दोनों चीजों को अगर मैं इक्वेशन के अंदर पुट करता हूं तो व्हाट आई गेट, एच नोट माइनस ई नॉट समेशन ओवर एम ए एम साई एम जीरो इज इक्वल टू ई डैश माइनस एच डैश अल्फा साई अल्फा नोट प्लस बीटा साई बीटा नोट। बताइए बेटा, क्या ये इक्वेशन आएगी? हाँ जी बताओ प्लीज। हाँ जी सर। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा खोलता हूं, मतलब इस टर्म को मैं पहली वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इन द सिमिलर वे इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी राइट हैंड साइड है।
तो मैं इस लेफ्ट और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व कर लेता हूं ताकि बहुत बड़ा ना बढ़े, और एंड ऑफ द डे मैं लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर कर दूंगा, राइट हैंड साइड के बराबर कर दूंगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं उठा के लेके चलूं, क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, देखना जरा क्या थी बेटा, एच नोट माइनस ई नोट समेशन ओवर एम, आगे क्या था, हाँ जी बताओ प्लीज, ए एम साई एम, ठीक है यही तो था बेटा। और एक बार राइट हैंड भी चलो लिख ही लेते हैं, इतना तो स्पेस हमारे पास है, अगर स्पेस ना हो तो आप अलग अलग सोल्व भी कर सकते हो। और वो कितनी आई बेटा बताओ, E1 माइनस H1 E1 माइनस H1 मल्टीप्लाई में अल्फा साई अल्फा नोट प्लस बीटा साई बीटा बीटा। साई बीटा नोट। अब खोलते हैं अच्छे से बेटा, समेशन ओवर एम ए एम एच नोट साई एम जीरो माइनस समेशन ओवर एम ए एम ई नोट साई एम जीरो इज इक्वल टू E1 अल्फा बार कांस्टेंट साई अल्फा नोट प्लस बीटा E1 साई बीटा नोट माइनस अल्फा एच डैश साई अल्फा नोट माइनस बीटा एच डैश साई बीटा नोट। देखिएगा बेटा क्या ये इक्वेशन आपको मिलेगी, हाँ जी बताओ प्लीज, क्या ये इक्वेशन आपको मिलेगी? हाँ जी सर। अब इस इक्वेशन से सारा खेल करना है, तो से दिस इक्वेशन इज बी, इस बी इक्वेशन से हमारे सारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन बी विद साई अल्फा जीरो स्टार एंड इंटीग्रेट over all space and integrate over all space. What I get बेटा बताना, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और साई अल्फा जीरो स्टार एच नॉट साई एम जीरो। सिमिलर नेक्स्ट टर्म सर डी टाउ भी आएगा। डी टाउ समेशन एम ई नोट भी बेटा कांस्टेंट है तो ये भी बाहर चला जाएगा, एंड इंटीग्रेशन साई अल्फा जीरो स्टार एंड साई एम जीरो, ऐसे आएगा ना बेटा, देखो डी टाउ भी आएगा। डी टाउ तो आएगा ही, अरे इज इक्वल टू अल्फा ई डैश इंटीग्रेशन साई अल्फा नोट स्टार एंड साई अल्फा जीरो into d tau plus beta e dash integration psi alpha zero star psi beta zero d tau minus alpha integration psi alpha zero star h dash psi alpha zero d tau minus beta integration साई नोट अल्फा स्टार एच डैश साई बीटा नोट डी टाउ। देखिएगा क्या ये पूरी टर्म आएगी, हाँ जी बताओ प्लीज। हाँ जी सर। अब देखिएगा जल्दी से बेटा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, सबसे पहले इस टर्म के बारे में देखिएगा, क्या बेटा ये डेल अल्फा एम नहीं है, बताओ प्लीज। हाँ जी सर। ये जो टर्म है ये आपकी डेल अल्फा अल्फा नहीं है? हाँ जी सर। ये जो टर्म है ये आपकी डेल अल्फा बीटा नहीं है? ये जो टर्म आपकी है, कोई बच्चा बता सकता है ये टर्म क्या है? एच डैश अल्फा अल्फा है बेटा, एच डैश अल्फा अल्फा। वेरी गुड, एच डैश अल्फा अल्फा। और ये टर्म क्या है बेटा? एच डैश अल्फा बीटा। एच डैश अल्फा बीटा। वेरी गुड वेरी गुड, बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको इतना आ गया। अब मैंने बताया कि अगर हम एच नोट को इस स्टेट पर लगाते हैं
तो बताओ बेटा मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं नीचे लिख दूं एच नोट को अगर मैं इस स्टेट पर लगाता हूं, तो मैंने कहा बेटा ये सारी स्टेट्स क्या है, डीजर्नेट हैं, इनकी एनर्जी कितनी निकल के आती है बेटा लास्ट में, ई नॉट। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, एनर्जी आपकी ई नॉट निकल के आती है, क्योंकि ये सारी स्टेट्स जो है वो क्या है, आपकी डीजर्नेट स्टेट्स है। इनिशियली जो मैंने माना था बेटा, देखिए यहाँ पर केस क्या माना था, साई अल्फा नोट साई बीटा नोट आर द आइगन फंक्शन ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम ऑफ आइगन वैल्यू ई नॉट। सबकी एनर्जी बेटा सेम है, तो चाहे वो अल्फा बीटा हो या कोई मैंने एम जर्नल मानी, उसकी भी स्टेट आपकी क्या है बेटा, ई नॉट है। क्लियर? या आप इसको बाद में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, या आप इसको मैंने डायरेक्ट रिप्लेस करवा दिया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ये चीज में, हाँ बोलो बेटा, अगर इस चीज को मैं यहां रखूंगा तो बताओ बेटा ई नोट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो समेशन ओवर एम ए एम ई नॉट साई अल्फा स्टार साई एम नोट डेटा। बेटा ये कितना बढ़ गया, डेल्टा अल्फा एम। लो बेटा करो ना फिर इसको, तो डायरेक्ट ले लेता हूं मैं इसको, डेल्टा अल्फा एम माइनस समेशन ए एम ई नॉट डेल्टा डेल्टा अल्फा अल्फा एम इज इक्वल टू अल्फा ई डैश डेल्टा अल्फा 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 प्लस बीटा ई डैश डेल्टा डेल्टा अल्फा अल्फा बीटा माइनस अल्फा एच डैश अल्फा 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 माइनस बीटा एच डैश अल्फा अल्फा बीटा। बेटा क्या ये दोनों टर्म एक जैसी नहीं आ गई, आ गई सर। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, 0। जीरो। बेटा अल्फा अल्फा कितना होता है, अरे दोनों एक जैसे हो, आई आई के बराबर हो, तो ये कितना होता है बेटा, 1। अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, कोई बच्चे को मैं पूछूं, 0। अल्फा बीटा। बेटा अल्फा और बीटा मैंने अलग अलग स्टेट दी है, दिस इज 0 द सर। डेल्टा अल्फा और दिस इज द डेल्टा बीटा, मतलब अल्फा बीटा के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्टेट्स आपकी क्या है बेटा, डिफरेंट है। अगर अल्फा बीटा के बराबर हो जाए तो वो केस डीजर्नेट ना रहेगा, वो केस कैसा बन जाएगा, नॉन डीजर्नेट केस हो जाएगा। तो अल्फा कभी भी बीटा के बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या बन गया बेटा, बताओ जल्दी से, 0। यस दिस थिंग विल बी 0। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर नहीं हो सकता। बाकी सेम, तो वी गेट 0 इज इक्वल टू बीटा E1 अल्फा एच डैश अल्फा अल्फा बीटा एच डैश अल्फा बीटा। सर अल्फा E1 बचेगा, बीटा E1 तो कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। यस अल्फा E1, यस अल्फा E1। सो वी गेट दिस रिलेशन। बताओ बेटा ये इक्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हाँ जी बताओ बेटा। अब अगर इसको मैं और थोड़ा सा और सुंदर रूप में लिखूं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बेटा मैं पेज टर्न करूं, जल्दी बताओ प्लीज। यस सर। ओके, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं अल्फा एच डैश अल्फा अल्फा माइनस अल्फा E1 प्लस बीटा एच डैश अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यही आया ना, अरे मैंने माइनस ले लिया बेटा सारे पे, देखो जरा यही लिखा क्या, हाँ जी बेटा बताओ, उस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो। यस सर। ओके, तो पहली इक्वेशन में अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लूं तो आई गेट एच डैश अल्फा अल्फा माइनस E1 प्लस बीटा एच डैश अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। से दिस इक्वेशन इज डी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, डी इक्वेशन बन गई। अब इस डी इक्वेशन का खेल हमारा लगभग ये पूरा डेरिवेशन हो चुका है। अब आपको मैं एक छोटा सा काम घर के लिए देता हूं, आप इक्वेशन बना के लेके आना, अन्यथा मैं कल बढ़वाऊंगा। काम क्या है बेटा, जो इक्वेशन बी आई है इसको अभी तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, बताना जल्दी से। साई ऑफ अल्फा नोट स्टार, आप इसको मल्टीप्लाई करना बेटा साई ऑफ बीटा नोट स्टार, बीटा नोट स्टार के साथ मल्टीप्लाई करना और ये सारा प्रोसेस करना, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी वो बना के आपको लेकर आना।
दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? ठीक है क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या करना है, इक्वेशन बी को साई नॉट बीटा स्टार से मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है लास्ट में कि इक्वेशन हमारी क्या है। क्लियर? यस जी सर। सर। ओके, सो आज की क्लास हमें यहीं पर ओवर करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज